आलोक भाई, क्या विपक्ष का गठबंधन वैगनर आर्मी है? देखिए, मुझे नहीं पता किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। वैगनर एक रशिया के बागी हैं जो 61 वर्षीय हैं और लगभग 25-30 हज़ार की जो जैसे अग्निपथ और अग्निवीर हमारे यहाँ पर बने हैं, उसी तरह का रशिया में भी एक्सपेरिमेंट हुआ था। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसी तरह के युवा उनके साथ हैं और वो कहीं ना कहीं पुतिन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन संजय राउत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर है कि जो गठबंधन पटना के अंदर हुआ है, 17 दल उसके अंदर मिले और 17 दल जब मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर चिंताएं भी होंगी। लेकिन इतना बड़ा गठबंधन होना, मिलना और ये तय होना कि अगले महीने फिर मिलेंगे और तमाम मुद्दों को हम नई दिशाओं को तय करेंगे, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कैसे 1 to 1 हम बीजेपी को हराएंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुद्दे क्या होंगे, सीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कौन दूल्हा होगा, कौन चेहरा होगा, कौन पीएम कैंडिडेट होगा, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं दीपक भाई, इनके ऊपर भी चर्चाएं होंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज त्राहिमाम है देश में बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन घुसकर बैठा है, मणिपुर जल रहा है, पहलवानों के साथ क्या हुआ वो देखा देश ने, दिन दहाड़े किस तरह से दिल्ली के अंदर लूटपाट हो रही हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो जनता वर्सेस बीजेपी होगा, सच वर्सेस झूठ होगा और ये केवल एक प्लेटफॉर्म है जो जनता की सोच को दिशा देगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी चिंतन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी गठबंधन जब पूरी तरह से शेप लेगा तो ममता जी भी उस गठबंधन में जो उनका हिस्सेदारी होगी वो ज़रूर उनकी होगी और तमाम चीज़ें रहेंगी। अभी बहुत प्रिलिमिनरी होगा कि बहुत सवाल उस गठबंधन के ऊपर खड़े किए जाएं। आलोक जी, मुझे बताइए, आपने केसीआर को नहीं इन्वाइट किया, आपने जगन मोहन रेड्डी से रास्ता नहीं रखना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू से नहीं रखना चाहते हैं, नवीन पटनायक जी आपको पहले ही ना बोल चुके हैं और ममता बनर्जी से आपके कैसे संबंध है सब जानते हैं, आपके साथ आपकी क्या दिक्कत है ये भी सब जानते हैं। तो ये तो वही पुराना यूपीए का गठबंधन रहा। इसमें एक का दुक्का पार्टियां जुड़ जाए तो कौन सा ऐसा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? देखिए, इसमें दिक्कत यह है दीपक जी कि अगर आज एनडीए वर्सेस यूपीए आप देखेंगे तो एनडीए पूरी तरह से बिखर चुका है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां इनको छोड़कर चली गई हैं और यूपीए इंटैक्ट है और कुछ नई पार्टियां उसमें जुड़ रही हैं। जहां तक बात आपने जगन मोहन के लिए या केसीआर साहब के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए, तो ये लोग तो बीजेपी के साथ पहले ही अंडरग्राउंड हाथ मिलाए हुए हैं। केजरीवाल जी तो मुझे जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ पर वो गठबंधन को सकारात्मक करने के लिए गए ही नहीं थे। उन्होंने तो 4 दिन पहले आर्म ट्विस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि एजेंडा का जो मीटिंग का एजेंडा पहला होगा वो जो अध्यादेश है वही होगा। पता नहीं किसने एजेंडा बनाया था, किसने क्या किया था। उसके बाद अगर वो सकारात्मक होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुकते। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से तमाम राज्यों में जाकर बीजेपी के इशारे पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं अभी तक, जिस तरह से उन्होंने भारत 3 के जो किसानों के 3 काले कानून थे उनकी सपोर्ट किया और जिस तरह से भारत रत्न वापस लेने की राजीव गांधी जी की, जिनके शरीर के चिथड़े हो गए, जिन्होंने शहादत दी, उसको वापस लिया, धारा 370 पर बीजेपी के साथ खड़े रहे, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हो। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी तो उनके अलाई पार्टनर हैं और इसीलिए पूरा देश जानता है कि ग्रुप बी पार्टी हैं उनके वो, और पूरा का पूरा जो विपक्ष है अब धीरे धीरे वो भी समझ रहा है कि केजरीवाल जी का कैसा रुख था। जहाँ तक बात ममता जी की है, ममता जी हमारे साथ भी रही हैं। ममता जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी रही हैं और जितने दल आज जिनको सांप, छछूंदर, बिच्छू बोला जा रहा है, इन सब के साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी तो सरकार ऐसी जो पार्टी नहीं है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई है इन्होंने। मुझे लगता है कि बीजेपी को शब्दों को संयम रखना चाहिए, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि तीर सही निशाने पर लगा है और इस बार जनता वर्सेस बीजेपी जो होगा उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है और बीजेपी 2024 में अपने घर का रास्ता देखेगी। ठीक है, क्या बीजेपी बौखला गई है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, बौखलाहट का ये आलम है कि इनके संयोजक भाई नीतीश कुमार जी को संयोजक मानने का काम तो कांग्रेस ने किया। इनके संयोजक जिसको ये कह रहे हैं भाजपा की बी टीम है, अगर अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम है तो पटना में उनको निमंत्रित क्यों किया? अगर वो श्रीमान राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने की मांग करते हैं तो उनको आपने पटना में निमंत्रित क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी से निमंत्रण देने के लिए कहा था क्या कि आप अरविंद केजरीवाल जी को बुला के ले आइए? और अरविंद केजरीवाल जी के बारे में 2011 में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति तो कांग्रेस के विरोध से ही प्रारंभ की थी ना, और आप ही बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो बी टीम के साथ भी आप फिर क्यों खड़े होना चाहते हैं? तो या तो आपको पता नहीं है, या तो आपका नियंत्रण नहीं है, या तो आपको नीतीश कुमार आपको भरोसे में लेके काम नहीं कर रहे हैं।
आलोक शर्मा जी, सवाल तो बनेगा ना कि अगर बी टीम है बीजेपी की अरविंद केजरीवाल, तो नीतीश जी ने बुलाया क्यों? क्या कांग्रेस और नीतीश जी का तारतम्य ठीक नहीं है जिसके चलते उन्होंने बीजेपी की बी टीम के नेता को बुला लिया? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड अलग है। नीतीश कुमार जी ने बुलाया कि शायद वो कुछ चीज़ों को छोड़कर साथ मिलने का प्रयास करें, लेकिन इस मीटिंग के बाद भी मेरी अपनी पर्सनल रीडिंग ये है कि केजरीवाल जी अभी भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और अब विपक्षी घटक दलों को भी पता चल गया है और इसका नतीजा हो सकता है शिमला की मीटिंग में किसको बुलाया जाता है, किसको नहीं बुलाया जाता है, कौन आता है, कौन नहीं आता है, वो सामने नज़र आएगा। अभी से जब केजरीवाल जी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो पूरे विपक्ष को भी समझ आ गया कि भाई अध्यादेश अगर आ गया तो आप हमारे साथ हैं, अध्यादेश नहीं आता तो आप बीजेपी के साथ से 9 साल से। तो ये विपक्ष को भी समझ आ रहा है। विपक्ष ये समझ रहा है कि अगर अध्यादेश नहीं आता तो केजरीवाल वहीं रहते। केजरीवाल जी के तमाम प्रवक्ताओं के बयान देख लीजिए। केजरीवाल जी ने तो एक वीपी हाउस में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रिलीज की थी, ये भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी। हम तो केजरीवाल जी से पूछ रहे हैं, भाई अब सारे भ्रष्टाचारियों से मिलने आप क्यों गए? और कांग्रेस अगर भ्रष्टाचारी है तो कांग्रेस का समर्थन क्यों मांग रहे हैं आप? ये जवाब तो केजरीवाल जी को देना है। हमारा स्टैंड अभी तक भी क्लियर है, पहले भी क्लियर था कि केजरीवाल जी के साथ अभी तक हम साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, नकारात्मक या सकारात्मक, उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता का हमारी पार्टी के वर्कर्स का पलड़ा भारी नजर आता है। फिर भी हाईकमान जो निर्णय लेगा, और नीतीश कुमार जी उसमें हैं संयोजक, नीतीश जी का सम्मान करते हैं और तमाम विपक्षी दल अगर साथ आएंगे तो उनकी भावनाओं का भी ख्याल किया जाएगा। लेकिन अभी कोई भी बात कहना जल्दबाजी हो। के दुबे जी आरएसएस के विचारक हैं, एक लॉयर हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। दुबे साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कह रही है कांग्रेस पार्टी की अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल बी टीम या ए टीम या सी टीम या डी टीम है बीजेपी? देखिए, जहां तक मैं अरविंद केजरीवाल जी को समझ पाया और आम आदमी पार्टी को समझ पाया, वो किसी की टीम नहीं है, वो खुद में एक टीम है। क्योंकि आप याद करिए, अच्छी लाइन है। अध्यादेश की बात, ये अध्यादेश की बात चल रही थी ना, तो अध्यादेश तो एक बहाना था। हकीकत ये है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों के साथ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि आम आदमी पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, वो लिख रहे थे, वो कह रहे थे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति है जो पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है, उसके नेतृत्व में देश बढ़ना चाहिए। आप उनके ट्वीट देखिए, जिस समय वो जब भी मिलकर आते थे तो उस समय पीछे से एक ट्वीट जरूर आता था कि भैया देश का नायक तो एक ही है। तो हकीकत यह है कि वो जिससे भी मिल रहे थे उसको वो चौथी पास बता रहे थे और खुद को बता रहे थे मैं ही भैया नायक हूं और तुम कोई नहीं हो। इसलिए केजरीवाल जी तो ए टीम बी टीम की बात छोड़ दीजिए, वो खुद में टीम है। जिसको उनके साथ टीम बनना हो वो साथ में आए और जिसको उनकी टीम नहीं बनना हो वो साथ में ना आए। ये कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने बोला है ना कि अगर आप अध्यादेश पर बात नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम अध्यादेश लेकर चल रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आने वाले नहीं है। जब केजरीवाल की बात आती है तो केजरीवाल किसी के सगे नहीं है, वो बच्चों की कसम खाकर सगे नहीं है, वो लोगों को वचन देकर सगे नहीं है। तो फिर भैया आप ये तो कहना ही गलत है कि वो किसकी बी टीम है, बस आप कहते रहिए बी टीम ए टीम है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पटना वाली बैठक का है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितने नायक हैं। नीतीश कुमार जी अगर कोऑर्डिनेटर हैं तो क्या वो दावेदार हैं, वो बड़ी भूमिका में हैं। राहुल गांधी जी के लिए ये आम आदमी पार्टी ने कल ट्वीट किया है कि राहुल गांधी अगर हमारा साथ नहीं देते या राहुल गांधी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ क्या ये गठबंधन चल सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी के साथ क्या ये गठबंधन चल सकता है, क्या विरोधी एकजुट हो सकते हैं, ये उन्होंने उनके प्रवक्ता ने ट्वीट किया है। तो फिर सीधी सी बात है, माइनस राहुल गांधी क्या कांग्रेस साथ में आएगी? ये बहुत सारे प्रश्न तो बनना स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह का गठबंधन कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। 2019 में हमको नहीं दिखा था क्या? 2014 से पहले कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था क्या? 2019 में तो खूब हाथ उठाकर पूरे देश में ये हंगामा मचाया गया था। राजकुमार भाटी जी, सही बोलिएगा, आप भी तो वही लोग थे जो कांग्रेस का वोट बैंक छोड़ के समाजवादी पार्टी में जोड़े थे, सही है कि गलत? देखिए, जो ये बार बार ये कहते हैं, ये एक माइंड गेम चल रहा है दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक समर्थक मीडिया लगातार ये प्रचार, हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल चलता है माइंड गेम। लेकिन मैं वही क्लियर कर रहा हूँ कि एक माइंड गेम है। ये जनता में ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपस में लड़ेंगे, इनमें एकता नहीं होगी, प्रधानमंत्री पद पर लड़ेंगे, इनमें मतभेद हैं और ये तो कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं। देखिए, विद्वानों ने कहा है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता। राजनीति में गठबंधन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां इधर उधर होती रहती हैं। 1977 में जब जनसंघ होता था, जनसंघ ने विलय कर दिया था जनता पार्टी में, जनसंघ ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया था। और फिर उसके बाद जब
1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन 89 में 89 में फिर वीपी सिंह के नेतृत्व में जब गठबंधन हुआ तो वीपी सिंह की शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी पीछे चलने को तैयार हुई। वीपी सिंह ने स्पष्ट कहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पर नहीं चढ़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, इस शर्त पे आना हो तो आए। और उन्हीं के साथ बीजेपी भी थी और वामपंथी भी थे, जिन वामपंथियों को ये अपना शत्रु बताते हैं। शिवसेना और नीतीश कुमार जैसी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर चले गए, अकाली दल छोड़ कर चला गया, तो इस बात का सबूत है कि समय के अनुरूप जैसी देश काल की परिस्थितियां होती हैं, पार्टियां निर्णय लेती हैं। आज जरूरत, उस समय कांग्रेस के खिलाफ सब लोग थे, आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही दिखा रही है, तो आज सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एकजुट हैं, मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नहीं, सरकार की तानाशाही के खिलाफ। तो ये तो समय के साथ चलता रहता है, लेकिन मैं कांग्रेस इस गठबंधन का एक बड़ा दल है, एक बड़ी पार्टी है और महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, श्री आलोक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि बोलते समय थोड़ा शब्दों का चयन ठीक करें, थोड़ा संयम रखें और विवेक कर लें। आपको उकसाया जाता है कि आप खिलाफ बोलें और ऐसा मैसेज जाए। अब आप रॉ में ये कह गए कि सपा बसपा सबने सरकार बनाई है, समाजवादी पार्टी ने तो कभी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई। तो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन हमें अभी ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये हमें अपने नेताओं के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आलोक जी को कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है, पहले मुद्दे तय होंगे। आलोक जी को कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। मैंने तो नाम लेके कहा, आलोक जी का नाम लेके कहा, अच्छा, मैंने तो कहा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। आलोक जी और बाकी पार्टियों मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बड़ा पुराना शेर है, राजनीति में बड़ा लागू होता है, जो नीतीश कुमार जी के लिए कई लोग कहते रहे, वो आज मैं दोहरा रहा हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। देखिए, पहले लालू जी से अलग हुए, बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से अलग हुए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी, वो चले गए लालू के भी खिलाफ, बीजेपी के भी खिलाफ, और अकेले खड़े हो गए तो वो हार गए। फिर वो लालू जी के पास चले गए, तब उन्होंने बीजेपी को ठगा, लालू जी के पास गए, सरकार बनाई, फिर उन्होंने लालू जी और तेजस्वी जी को ठगा, बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ फिर मुख्यमंत्री बने, अब फिर वो बीजेपी को ठग के चले गए हैं तेजस्वी जी के पास। तो ऐसी क्रेडिबिलिटी के आदमी को आप संयोजक बना रहे हैं सर। मुझे पता है, आपको अच्छी तरह पता है ये ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी और बीजेपी, ये जो कहावत आपने ली दीपक जी, ये बीजेपी पर सही लागू होती है कि बीजेपी का कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। जहाँ तक नीतीश जी की बात है, नीतीश जी के साथ बीजेपी ने भी सरकार बनाई, नीतीश जी हमारे गठबंधन में भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी और पीडीपी एक हो सकती है, और पीडीपी जब ये कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके बावजूद बीजेपी ने उनके साथ सरकार चलाई। अभी मेघालय में पूरी सरकार को जेल में डाल रहे थे, फिर उन्हीं के इस गठबंधन में शामिल हो गए। त्रिपुरा में और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पृष्ठभूमि के, आतंकी पृष्ठभूमि के लोगों को इन्होंने मंत्रिमंडल में रखा या उनसे गठबंधन किया। तो मैं समझता हूँ बीजेपी तो कम से कम गठबंधन पर कोई बात ना करे। अब जहाँ तक बात है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे लगता है बीजेपी और बीजेपी के चाहने वाले तमाम लोग लग गए हैं कि भाई किसी भी तरह से इस गठबंधन की बुराई करो, अभी से इसकी हवा निकाल दो। मैंने जो स्पष्ट कहना था दीपक जी, मैंने स्पष्ट कहा है। आम आदमी पार्टी के लिए भी राजकुमार जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके हर वक्तव्य का सम्मान करता हूं, लेकिन राजकुमार भाटी जी शायद अभी नहीं समझ पाए हैं कि केजरीवाल जी पटना में क्या कर आए हैं और किस तरह से वो आगे बीजेपी के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। मुझे लगता है कि अब सही और गलत को और ब्लैक एंड वाइट को पहचानना होगा, गठबंधन में अच्छे लोग रहें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर